फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजंक्शंस की सेकंड टाइप जो कि हमारी है सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस। कल हमने डिस्कस किया था हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो कि हमारी थी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सो देखते हैं हमारी जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या होती हैं और इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जा सकता है। इसके बाद हम करेंगे वोकैबुलरी यस्टरडे की 19th ऑफ मई की एंड साथ में ईडियम्स जो है रिज्यूम करेंगे आगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का सबसे पहले हमने जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस देखी थी वहां पे हमने एक चीज देखी थी, एक रूल देखा था। वो क्या रूल था? वो था फैन बॉयज का। फैन बॉयज का रूल मैंने बहुत अच्छे से रटाया है, पिछले लेक्चर में इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी। तो इन 7 वर्ड्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी वर्ड्स हैं जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो होंगे हमारे conjunctions, subordinate conjunctions. And subordinate means both sentences depend on each other. So here दोनों sentences जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट किस केस में होंगे? कोऑर्डिनेट केस में। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के केस में दोनों जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। सबॉर्डिनेट के केस में दोनों सेंटेंसेस जो है इंटरडिपेंडेंट रहेंगे टू ईच अदर, दोनों के एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड रहेंगे। तो except fan boys all conjunctions are subordinate conjunctions, right? आगे अब डेफिनेशन इसकी क्या है subordinate conjunctions की? when a clause or part of sentence shows dependency on the other part of sentence, the connecting word is called a subordinate conjunction. So mainly हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? डिपेंडेंसी से, कि अगर तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो वो हमारी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है और वो जो वर्ड जो है वो दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है जी। और जो कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन थी सेम डेफिनेशन थी, बस इतना था कि दोनों पार्ट्स जो सेंटेंस के हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सिर्फ इंडिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का ही डिफरेंस है दोनों के बीच। अब इनके बीच बहुत सारी आ जाएंगे, सिर्फ 7 वर्ड्स को छोड़ के बाकी सारे जो भी सिंगल वर्ड होएगा, सिंगल वर्ड जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करेगा, वो सारे अपने हो जाएंगे सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस। लेकिन मैंने ये नहीं बात की है कि जैसे कि अब ऑल्दो वर्ड होता है तो ऑल्दो के साथ क्या लग जाता है? ऑल्दो के साथ यूज होता है येट, इधर के साथ यूज होता है नो, और नीदर के साथ यूज होता है नोर। तो ये जो वर्ड्स हैं मैं इनके लिए बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ये हमारी सेकंड थर्ड कैटेगरी जो होगी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव मतलब कि दो पेयर में जो होती हैं कंजंक्शंस, एक पहले पार्ट में आती हैं और दूसरी जो कंजंक्शन होती है वो दूसरे पार्ट में, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में जो है आती है, तो वो हमारी होती हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो देखिए अब बिकॉज, वाइल, ऑल्दो, कहीं ना कहीं ऑल्दो अलग से भी मिल सकता है लगा हुआ सेंटेंस के अंदर। जहां पे ये अकेला यूज हुआ है तो वहां पे ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। इवन इफ, सिंस, अनटिल, सो दैट भी है। इस तरह के बहुत सारे कंजंक्शंस जो है निकल आएंगे फैन वॉइस को छोड़ के, और बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जो कि हमारे सारे सबॉर्डिनेट के केस में आ जाएंगे, सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस में जो है फॉल कर जाएंगे। अब मैंने कोऑर्डिनेट के अंदर एक एग्जांपल दी थी। कोऑर्डिनेट के अंदर एक क्या एग्जांपल दी थी कि देयर मस्ट बी समवन, देयर मस्ट बी समवन, there must be someone on the roof for I hear the footsteps.
आई हेयर द फुटस्टेप। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था, फोर यूज हुआ था। तो मैंने उस लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पे अगर फोर ने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है तो इसका मतलब ये है ये कंजंक्शन है और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में फॉल कर जाएगा, लेकिन मीनिंग इसका सिमिलर मीनिंग होता है टू बिकॉज। तो बिकॉज एंड फॉर दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है, क्योंकि ही आता है फोर का मतलब भी यहाँ पे कंजंक्शन जब लग जाती है। तो लेकिन जब अगर फोर यूज हो रखा है इट मींस वो हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। लेकिन अगर बिकॉज यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर अगर बिकॉज यूज हुआ है इट मींस दैट इज आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सो इसी तरह से वाइल है, ऑल्दो, इवन इफ, सो दैट। जैसे कि अब सो दैट की एग्जांपल, सो दैट का मैं बोल देती हूँ कि वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट दैट वी मे लिव। इस तरह से जो है बन जाते होते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो यहाँ पे सो दैट जो है हमारी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, क्योंकि दोनों इंटरडिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडेंट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दोनों जो क्लोजेस हैं सेंटेंस के अंदर। सो होपफुली यहाँ तक क्लियर है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्लियर है। ओके अब देखिए इनकी एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स देख लो। मैंने व्हाइल की एग्जांपल दी और बिकॉज की एग्जांपल दी है, सो दैट थोड़ा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। बाकी जब हम स्पॉटिंग एरर्स करेंगे इसके ऊपर तो मैं तब भी जो है इनके बताती रहूंगी एग्जांपल्स, तो वहां पे भी समझाती रहूंगी। आई वॉज गोइंग टू शॉप वाइल ही कॉल्ड मी। आई वॉज गोइंग टू शॉप वाइल ही कॉल्ड मी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि मैं उस टाइम शॉप में उसी टाइम शॉप जा रहा था वाइल ही कॉल्ड मी, जैसे ही उसने मुझे बुलाया। ठीक है, जैसे ही उसने मुझे बुलाया। तो यहाँ पे अब दोनों जो है डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर ध्यान से इसको सोचो, इस सेंटेंस को समझो तो समझ आएगा कि ये दोनों किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो है he passed the examination because he worked hard. He passed the examination because he worked hard. तो यहाँ पे अब क्या होएगा, बिकॉज वर्ड जो है ये यूज हुआ है। ठीक है जी, तो बिकॉज मैंने पिछले भी बताया, पीछे अभी अभी बताया है कि बिकॉज इज इक्वल टू फोर एंड फोर इज इक्वल टू बिकॉज। ठीक है जी, बट अगर फोर लगा है दैट इज आ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, अगर बिकॉज लगा दैट इज आ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर? सो होपफुली आज का जो हमारा टॉपिक का पार्ट है कंजंक्शंस का ये सबको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। नेक्स्ट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी फर्स्ट वर्ड इज कॉम्बैट। कॉम्बैट का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले ये देखना है कि ये वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज को फेस करना, किसी चीज के लिए लड़ना, सामना करना, टैकल करना, किसी प्रॉब्लम को फाइट करना, टैकल करना, अटैक करना। अपोजिट आ जाएगा गिव इन टू, और ऐसे भी कर सकते हो, गिव अप भी लिख सकते हो। और क्या आ जाएगा, गिव अप कर सकते हो और अबेंडन कर सकते हो, मतलब हाथ धो देने, मतलब छोड़ देना, सब कुछ जो है छोड़ देना, लड़ने की हिम्मत ना होना। नेक्स्ट जो है सेकंड वर्ड जो है वो है हमारा इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मीनिंग होता है बौद्धिक, मतलब मेंटल, कैरिब्रल एंड कॉग्निटिव। सो इसका इंटेलेक्चुअल, जैसे हम एक और चीज होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती है। तो पहले इसको समझो एक बार। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है जैसे कि हमारे ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होता है,
और कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये जो होती हैं ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये हम इनको संभाल के तो रख नहीं सकते। ट्रेडमार्क मतलब कि कोई सिंबल, जैसे कि हमारा मतलब कोई किसी ने कोई बिजनेस चला रखा है और बिजनेस का जो भी लोगो है, जो भी नाम है, ट्रेडमार्क है, जो भी वो, तो उस चीज का जो है उनके पास राइट होता है, इंटेलेक्चुअल उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उनको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, या उनकी आर्टिफिशियल जो है उसके नाम पे और शॉप या और बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है कोई। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो जो है रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड होना भी जरूरी होता है इस चीज के लिए। ठीक है जी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होती है, मतलब कि मन में ही प्रॉपर्टी, मतलब मन घड़त, मतलब मन से ही, मतलब जो शो ना होती हो। जनरली प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होती है, कॉपीराइट हो गया, देखने में तो ये कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ यही होती है कि मटेरियल कॉपी नहीं करना, रिजर्व्ड होते हैं राइट्स। तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी होता है, कभी देखना कोई वेबसाइट खोलते हो, कोई भी मतलब वेबसाइट पेज खोलते हो, तो उसके एंड में लिखा होता है ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड कॉपीराइट। तो वहां पे लिखा होता है, तो वो उनकी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो उसको कॉपी करने का राइट किसी का नहीं होता है। चलिए, इंटेलेक्चुअल तो मींस मेंटल, तो ओपोज सिनोनिम आ जाएगा, सिनोनिम इसका आ जाएगा सेरेब्रल और कॉग्निटिव। तो ऑपोजिट आ जाएगा फिजिकल, रियल, फिजिकल आ जाएगा, रियल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे, रेपुडिएशन। रेपुडिएशन नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है रिजेक्ट करना किसी चीज को, रिजेक्शन करना, रिवोक कर देना किसी चीज को। तो मैंने कल शायद मैंने बताया भी था कि एब्रोगेशन एक वर्ड हमने किया था, एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मीनिंग भी सेम ही था, तो यहाँ पे हम एब्रोगेशन भी लिख सकते हैं, रेपुडिएशन का, रिजेक्शन, एब्रोगेशन, रिनंसिएशन, अबैंडनमेंट और रेवोकेशन, और रेवोकेशन। तो ऑपोजिट आ जाएगा रेटिफाई करना, रेटिफिकेशन, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, रेटिफिकेशन एंड अडेप्ट, सॉरी अडॉप्ट, नॉट अडेप्ट, अडॉप्ट। सो होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर हैं तीनों के तीनों वर्ड्स और कंजंक्शंस। सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज क्वेरी कर सकते हो, क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कोई भी किसी तरह का भी डाउट हो तो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या कहता है, क्या है ये वर्ड, ये है स्कॉच। इसको यहाँ पे आर जो है साइलेंट रहता है, वैसे स्कॉच बोलते हैं इसको, स्कर्च बोलते हैं। तो इसका मीनिंग होता है किसी को एफ्लिक्ट करना, किसी को शाप देना, किसी को महाकष्ट देना, बहुत ज्यादा दुखी करना, बेन करना, डिसोलेट करना। सो बेन एफ्लिक्शन हो गया, बेन कर देना, कर्ज दे देना, और डिवेस्टेट भी लिख सकते हो, डिवेस्टेट। और क्या लिख सकते हो, डेसोलेट। ऑपोजिट आ जाएगा ब्लेसिंग्स, और क्या आएगा, प्रेज करना, सपोर्ट करना। चलिए नेक्स्ट इज एडवेंट। अगला वर्ड जो है वो है एडवेंट। एडवेंट भी हमारा नाउन है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अराइवल, अराइव करना, पहुंचना, अपनी प्रेजेंस देना, अपियर होना, एमरजेंस करना। सो इसका ऑपोजिट उस हिसाब से आ जाएगा डिपार्चर और लीव, डिपार्चर, लीव। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सीज। सीज होता है वर्ब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को पकड़ में ले लेना या फिर जब्त कर लेना। जनरली ये वर्ड जो यूज होते हैं ये यूज लॉ में ही होते हैं कि दैट प्रॉपर्टी हैज बीन, दैट स्टॉलन प्रॉपर्टी हैज बीन सीज्ड बाय द पुलिस। सो इस तरह से होता है कि प्रॉपर्टी सीज कर लेना, सीज कर लेना मतलब अपने पकड़ में ले लेना उसकी किसी प्रॉपर्टी को, ग्रैब कर लेना, ग्रैब करना, ग्रास्प करना, स्नैच कर लेना। सो इस तरह से अटैच कर लेना। ऑपोजिट होता है लेट गो ऑफ, लीव कर देना, छोड़ देना।
पार्डन कर देना, पार्डन कर देना। सो यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, फ्रेल। फ्रेल भी ये हमारा एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी मतलब वीकनेस की, बॉडी की इन्फॉर्मिटी हो जाना, वीक हो जाना बॉडी का, वीक, वीकेंड। तो ऑपोजिट जो है वो आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, पावरफुल आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वर्ड वो है एक्सक्यूट। एक्सक्यूट का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है मुक्त करना, किसी को मुक्ति दे देना, डिस्चार्ज करना, रिलीज करना, सेंड आउट कर देना, एक्यूट कर देना, एक्यूट कर देना। तो ऑपोजिट क्या आएगा? एब्सॉर्व करना और पनिश करना, पनिश करना, कन्विक्ट करना और चार्ज लगाना। क्लियर? तो ये वर्ड्स थे। और नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, करंट। करंट जो है इसका मीनिंग होता है क्लियर, साफ एंड स्पष्ट जो कोई चीज होती है, तो उसका मीनिंग होता है लॉजिकल, रीजनेबल, रीजनड। तो ऑपोजिट आ जाएगा इनकरेंट और अनरीजनेबल, इलॉजिकल। अनरीजनेबल भी आ जाएगा और इलॉजिकल भी आ जाएगा करंट। नेक्स्ट जो है वो है फैक्चुअल। फैक्चुअल का मीनिंग होता है रियलिटी, वास्तविक, रियलिटी। फैक्ट भी बोल देते हैं ना कि ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज अ फैक्ट। तो उस तरह से फैक्ट से ही ये वर्ड बना है और यू ए एल लग के पीछे एडजेक्टिव में कन्वर्ट हुआ। फैक्चुअल, वास्तविक, ट्रूथफुल, ट्रू, एक्यूरेट और रियलिटी, ओरिजिनल। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम इसका आ जाएगा फिक्टिशियस, और क्या आ जाएगा इसका, और क्या आएगा इसका? अनरियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। और यहाँ पे ट्रूथफुल है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रूथलेस। सो होपफुली ये भी क्लियर है। आज वाले वर्ड्स काफी इजी इजी थे, एक दो ही थे जो डिफिकल्ट थे। तो अब हम बढ़ते हैं इडियम्स की तरफ। नेक्स्ट इडियम्स जो है, फर्स्ट इडियम है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई मतलब हम्बल अपोलॉजी करना एंड ह्यूमिलिएशन जो है एक्सेप्ट करना। तो अपोलॉजी करना, अपोलोजाइज करना। सेकंड इज ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय कौन सा होता है? जो कि बहुत ही प्यारा होता है किसी को। ब्लू आइड बॉय, अ पर्सन हाईली रिगार्डेड बाय समवन एंड ट्रीटेड विद स्पेशल फेवर, मतलब उसके लिए स्पेशल ही ट्रीट करना उसको किसी के द्वारा। नेक्स्ट, एक तो होता है आंखों का तारा, वो नहीं है यहाँ पे, ये ब्लू आइड बॉय है। नेक्स्ट, नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स इसका क्या मतलब है? अ नेबरहुड और अ डिस्ट्रिक्ट, यूजुअली रूरल। नेबरहुड, नेबर मतलब कि क्लोजनेस, इसका मीनिंग सिंपल सा ये है क्लोजनेस, विसिनिटी। I already have discussed this word vicinity. Next जो है keep the wolf from the door. Keep the wolf from the door. इसका क्या मीनिंग है? कि मतलब इनफ होना मनी का एंड हर चीज का इनफ होना, जीने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है वो इनफ होना। ठीक है, मतलब उसमें जिंदगी गुजार सकते हैं उतना जो है खाना पीना होना, जीना, जीता रहने के लिए। नेक्स्ट, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मीनिंग होता है अ पर्सन विद हिडन एबिलिटीज, और एक होता है स्नेक इन द ग्रास एंड स्नेक इन द ग्रास, इन दोनों में डिफरेंस है। स्नेक इन द ग्रास,
इसको भी लिख सकते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर स्नेक इन द ग्रास, इसका मीनिंग होता है हिडन एनिमी। हिडन एनिमी। लेकिन यहाँ पे डार्क हॉर्स है तो डार्क हॉर्स का मीनिंग होएगा पर्सन विद अ हिडन एबिलिटीज। तो दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, इसलिए मैंने ये बता दिए हैं दोनों एक साथ ही, इनको याद रखना भी इजी हो जाएगा। समवन और समथिंग whose abilities, plans और feelings are little known to others। सो आज के इडियम्स भी इजी थे, एक दो हैं इसमें डिफिकल्ट हैं, तो इनको क्लियर करना है और इनको इनके जो है सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। तो सब ने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंस बना के फिर उनको चेक करने की कोशिश करनी है कि तुम इनको यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे फोटो भी भेज सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं सेंटेंसेस बना के। सो होपफुली आज का लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट करेगा। तो आगे भी हम ऐसे ही कंजंक्शंस का जो है थर्ड कैटेगरी जो है उसकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो होपफुली सबको क्लियर है, सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।